डिविएटेड इमेजिनेशन और विवेक खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है मैनिफेस्टेशन का मैंने एक बहुत खतरनाक ड्रॉबैक बताया, पकड़ा आपने? मैनिफेस्टेशन भी इमेजिनेशन है, और इनकेपेबल बंदा जब इमेजिनेशन करेगा तो वो ऐसी इमेजिनेशन करने लग जाएगा, उसका विवेक और खत्म हो जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटी कि वो अपने बलबूते पे वैभव इकट्ठा कर सके, वैभवशाली बन सके, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये तो कोई भी नहीं देख रहा, और मैनिफेस्टेशन के वर्कशॉप चल रहे हैं धड़ाधड़, है ना। लोग बाग तो अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और वही मैनिफेस्टेशन जितने लोग कर रहे हैं उसके मैक्सिमम लोगों के जीवन को बिल्कुल ही खत्म कर देगा, उसकी पॉसिबिलिटी खत्म कर देगा आगे की। तो ऐसी कंडीशन में और ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ एम्पावरमेंट टूल्स क्रिएट करें, एक कोर्स क्रिएट करें, एक प्रोटोकॉल डेवलप करें, जिससे कि आप अपने अंदर वो क्वालिटी को बढ़ा सकें, इम्बाइब कर सकें, वो स्किल को डेवलप कर सकें। स्किल डेवलपमेंट अपनी शक्ति को बढ़ा के होता है। अब ऐसा मैं धन के मामले में भी बता रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ईश्वर भी आ जाए तो आप धन नहीं कमा सकेंगे, वो नहीं आपको धन दे सकता। आपकी एलिजिबिलिटी पे आपको कुछ भी मिलता है। क्या एलिजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं? ईश्वर तो दे ही रहा ना, उसने तो सिस्टम पूरा क्रिएट किया हुआ। उसके बाद वो सो गया नहीं? हमारे देश में ये प्रैक्टिकली बोलते हैं। अभी देव उठनी एकादशी आई थी ना पीछे, कहते अभी उठे हैं वो। पर उठने के बाद आपका काम करेंगे कि अपना काम करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप बाहरी शक्तियों का सपोर्ट नहीं ले सकते, मगर वो फिर आपकी क्वालिटी नहीं है। वो आपकी क्वालिटी नहीं है, उसमें हमेशा डर रहेगा कि वो कभी भी चला जाएगा। तो उपाय दिए जाते हैं, बहुत तरीके के उपाय दिए जाते हैं कि इतने बार मंत्र करो, इस देवता के साथ में जुड़ो, इस स्थान पे जाओ, ये सब दिए जाते हैं, है ना। कौन सा रत्न धारण करना है ये बताया जाता है, कौन सी पूजा करवानी है, कौन सा कर्म कांड करिए, क्या इससे काम होगा। मैं किसी के लिए भी मना नहीं करूंगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़्यादातर टाइम नहीं होता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वो सब करें, लेकिन जो सबसे ज़रूरी पार्ट है उसको मिस करना, ये तो कोई समझदारी नहीं होगी। तो वैभवशाली बनना इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसकी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। बाकी सब कुछ पे टिक लगाते जाओ, अच्छा ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, एस्ट्रोलॉजिकल निदान दोष क्या है, क्या रुकावट है, पता करें। बिल्कुल पता करें, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस तरीके से ज्योतिष के आयाम को हमको खोलना पड़ेगा। जिस तरीके से ज्योतिष अभी चल रहा है वो एक तरीके से गणना तो है, मगर
आपके ऊपर उसका कैसे असर होता है ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, इस पर हम काम करेंगे और इसको एक्सप्लोर भी करेंगे हम थोड़ा। जैसे किताब लिखना, आर्टिकल्स लिखना, वीडियोस क्रिएट करना इसके ऊपर। तो आपने शुक्र ग्रह का नाम सुना? शुक्र ग्रह, अच्छा शुक्र ग्रह काम कैसे करता है? और एक हमारे तो गुरु भी हुए, उनका नाम भी शुक्राचार्य। ये शुक्र है क्या? प्लैनेट के रूप में तो एक हमें पता है कि एक शुक्र ग्रह है, मगर उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है रिदम, लय। आपको मालूम है शुक्र प्रसन्नता देता, लेकिन एक एक्शन में प्रसन्नता। जिस जिस कर्म से आपको खुशी मिलती है वो सब शुक्र का काम है, लेकिन आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप एक लय में होंगे, एक रिदम में होंगे। जैसे डांस करते हैं खुशी मिलती है, गीत गाते हैं तो खुशी मिलती है, मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ में जिनसे आप प्रेम करते हैं तो खुशी मिलती है। आपके शरीर में हार्मोन का फ्लो ठीक हो तो खुशी होगी ना। हार्मोन का फ्लो बिगड़े तो सभी महिलाओं को बहुत अच्छे से मालूम है ना, और आदमी को भी मालूम है कि ईश्वर भी इसे नहीं समझ सकता, मैं तो क्या समझूं। पर मेनोपॉज के बाद में तकलीफ क्यों आ जाती है? क्योंकि हार्मोन फ्लो खराब हो गया, रुक गया। हार्मोन फ्लो रुकेगा तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। हार्मोन फ्लो गड़बड़ तो केवल फर्टिलिटी नहीं, मेल में सारी प्रॉब्लम हार्मोन की वजह से आ रहा है। व्हाट इज डायबिटीज? भाई इंसुलिन क्या है? हार्मोन ही तो है। अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, बोलते जाइए नाम। तो मेडिकल डिस्पेंसेशन ने अभी 1% ही ढूंढा है, अभी तो 99% बाकी है ढूंढना। हार्मोन फ्लो अच्छा है तो खुशी आएगी, हार्मोन का प्रभाव बढ़ेगा तब आप एक खुशी की तरफ में जाएंगे। प्यूबर्टी आती है तो फिजिकल इंटीमेसी की तरफ में एक इंसान जाता है, क्योंकि वो उसकी खुशी बन जाती है। शुक्र एक्टिवेट हो गया। शुक्राणु स्पर्म एंड ओवम का कलेक्टिव नाम है। लेकिन क्या इसका फंडामेंटल समझें? शुक्र का मतलब क्या? नहीं, शुक्राचार्य तो दानवों के गुरु हैं। अरे दानव मजे ही ले रहे हैं जिंदगी में नहीं बिना सुर असुर के तो जीवन चल ही नहीं सकता, दोनों का बैलेंस होना चाहिए जीवन में। शुक्राणु खराब हो जाएंगे तो धन का मतलब क्या होता है? प्लस, एडिशन। धन का मतलब होता है एडिशन। ऋण का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, कम होना। धन का मतलब होता है ज्यादा होना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक महिला के शरीर में टिश्यू का धन होता है? टिश्यू ग्रोथ, एक बेबी पैदा कर सकती है ना वो? तो मेल और फीमेल में धन कौन है?
फीमेल धन है भाई, इसमें गलत क्या बोल दिया? अगर हम महिलाओं को धन बोलते हैं, मेल में तो क्वालिटी इतनी नहीं है, हालांकि उसके शरीर में भी हो रही है, तो एक महिला को धन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके शरीर में एडिशन होता है धन। धन आगे बढ़ता, एडिशन होना, धन एडिशन है। तो एडिशन का जो भी नियम है वो ही धन का नियम है। मगर अगर आपके दिमाग में धन खराब हो गया, पैसे की वैल्यू खराब हो गई, तो आप क्या बोलेंगे कि महिलाओं को धन क्यों बोलते हैं? आप तो गलत बोल रहे हो, जबकि हम तो अच्छा बोल रहे हैं, हम तो एक क्वालिटी बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं इनके शरीर में टिश्यू का ग्रोथ एक नियम से होता है, जिससे कि एडिशन हो रहा है, और एक बेबी को इस जीवन में लेके आ सकते हैं। वो तो एक महिला की वजह से ही आ सकते हैं। तो उसके शरीर में तो धन हो रहा है, यानी एडिशन हो रहा है। तो ये तो कितनी सुंदर क्वालिटी है। मगर किसी ने अपने आप को गरीब प्रोजेक्ट करके सबसे पावरफुल बना दिया, तो गरीबी पावरफुल हो गई। एक इंसान ने इस देश की साइकोलॉजी को गरीब बना दिया। और आप सबको मालूम है कौन। तो सबसे पहली अड़चन क्या है? आपके मन में धन के प्रति जो भाव है उसको शुद्ध करो। लक्ष्मी के बगैर कोई काम नहीं होता। जिस देश में हम लक्ष्मी को पूजते हैं, उस देश में धन के लिए मन में भाव गलत है। कम्युनिज्म का प्रभाव अच्छा नहीं हो सकता इस वजह से, क्योंकि वो गरीबी पे अपना धंधा चलाते हैं। और उनको ऐसा भी नहीं कि वो अमीर बनना भी चाहते हैं, वो अमीरों का पैसा लूटना चाहते हैं बस। कैपिटलिज्म को तो फिर भी आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, कम्युनिज्म को तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और वो साइकी हर तरीके का आइडिया क्रिएट करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिकन सोसाइटी को हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं, पर अमेरिकन गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉय करने वाली सरकार अमेरिकन गवर्नमेंट है। लेकिन ये भेद शुरू से, आपका अगर विवेक खुला होगा तब आप इसको क्लियरली देख पाओगे। तब आप इसको साफ साफ देख पाओगे, और सामने वाला क्या बोल रहा है तो आप उसकी बात को उत्तर भी दे सकते हैं ना, कि भाई तो जो बोल रहा है कर तो गलत रहा है, तो कर तो उल्टा रहा है। तो सबसे पहली जो चीज खोलनी है वो अपनी विवेक को खोलना। और विवेक अगर आपका खुलता है तभी आप एक व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, एक मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर सस्टेनेबल हो और ग्रोथ की तरफ में ले जाए। मगर विवेक, व्यवस्था, स्ट्रक्चर, और तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं वैभव, उसकी पॉसिबिलिटी फिर
निर्मित होती है, मगर आपकी पॉसिबिलिटी को सामने वाला जो है वो हमेशा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी एक सोशल पॉसिबिलिटी जैसा क्रिएट कर दें, यानी हम अपने बच्चों को उनका विवेक खोलने में ट्रेनिंग दे दें उनको, तो एक पूरी की पूरी सोसाइटी वैभवशाली सोच की हो सकती है, और तब ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होगा। एक इंसान के अंदर वैभवशाली सोच है, दूसरे इंसान के अंदर उसी वैभव को लेकर नेगेटिविटी है, तो केकड़े वाली बात है ना, एक उठेगा दूसरा खींच लेगा उसको। और हमारे समाज में ये चीज ज्यादा चलती है कि जो उठ रहा है, जो वैभवशाली बन रहा है, हम उसको गालियां दे रहे हैं। उसको देख के खुशी होनी चाहिए। एक कुबेर क्या है? कुबेर बेसिकली वैभवशाली क्वालिटी है। वो क्या होती है क्वालिटी? वो कौन सी क्वालिटी है जो वैभवशाली क्वालिटी होती है? उसमें से एक क्वालिटी तो शुक्र की क्वालिटी है। रिदम में होना, हर चीज में परेशान नहीं होना, हर चीज में जबरदस्ती रिएक्ट नहीं करना। कौन करता है ऐसा? जिसके कि पता नहीं क्या क्या आइडियाज हैं कि ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए। वाई कांट वी बी ओपन? हम खुले क्यों नहीं हो सकते? और आप एक बात बताइए, जो आपके अंदर होगा वही बाहर निर्मित होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपके अंदर खुशी है तो बाहर क्या होगी? खुशी होगी। तो शुक्र का प्रभाव आपके अंदर ज्यादा है तो बाहर क्या होगा? वैभवशाली प्रकृति बनेगी। तो शुक्र की क्वालिटी क्या है? रिदम में होना। रिदम में कैसे हो सकते हैं? एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। अगर आपकी सांस रिदम में है तो वो क्वालिटी आपके अंदर है। अभी तो केवल एक बात बता रहा हूं, एक आयाम बता रहा हूं। तो अगर आप अपनी सांस को भी रिदमिक बना दीजिए तो आपके अंदर शुक्र की क्वालिटी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात आपको भी समझना पड़ेगा कि वो क्वालिटी स्टैब्लिश कितने समय में होगी, वो अलग अलग लोगों पे, उनकी प्रकृति पे डिपेंड करेगा। तो क्या आपकी प्रकृति में कहां कहां रुकावट है, क्या उसका पता कर सकते हैं? तो रुकावट 3 तरीके से आता है। एक आपके शरीर के बाहर से, जिसको प्रकृति की रुकावट बोलेंगे, जिसका एक हिस्सा ज्योतिष है कि आसपास के हेवनली बॉडीज जो प्रभाव डाल रहे हैं पृथ्वी पे, उसका आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसको ज्योतिष कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि एक एनवायरनमेंट है। एक बारिश हो रही होगी, एक इंसान को बड़ा अच्छा लगता है, वो जाके बाहर नाच के नहाने लग जाता है, और दूसरा इंसान अंदर दुबक जाता है, कहता है अरे बारिश हो रही है, गंदा खराब मौसम है। तो आपकी प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये 3 तरीके के प्रभाव। प्रकृति का प्रभाव जिसमें ज्योतिष आ जाता है, जिसमें वास्तु आ जाता है, कहाँ पे आप हैं। किसी जगह पे आप जाते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं अच्छा नहीं लगता। एक जगह जाते हैं सो ही नहीं पाते रात भर। ये वास्तु का प्रभाव आ गया। मगर वास्तु आपके शरीर का भी होता है। शरीर का वास्तु कैसे ठीक कर दें, उसके भी तरीके हैं। पहले पता लगाना कि दोष क्या है। तीसरा, ज्योमेट्री वास्तु में आ जाता है, बट वो ज्योमेट्री में एक और चीज आती है, उसको कहते हैं अंक या फिर नंबर।
नंबर का भी प्रभाव होता है, तो उसको आप न्यूमरोलॉजी बोल लीजिए, अंक ज्योतिष बोल लीजिए, कुछ भी नाम से बुला लीजिए, मगर ये सभी जो है आपके एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स हैं, प्रभाव है। तो पहले ये प्रभाव का पता लगाना और उसको फिर ठीक करना। अब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं। राहु दोष कितने लोग ने सुना होगा? राहु दोष, शनि दोष सुना तो होगा। उपाय क्या होता है इसका? अब ये दो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। राहु दोष ये ऐसा ही है जैसे कि सामने से हवा चल रही है, तो आपको धक्का देगी, तो आपके शरीर में जितना जोर होगा, बल होगा, उतना झेल पाएंगे या उसमें आगे जा पाएंगे। मगर उड़ने के लिए तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं? अगर उड़ना हो तो जितनी हवा सामने से तेज आए उतना आप उड़ सकते हैं। तो कोई भी प्रभाव, प्रकृति कभी भी गलत नहीं होती। क्या बता रहा हूं, वापस से ध्यान से सुनिए। प्रकृति या भाग्य, डेस्टिनी, भाग्य कभी भी गलत नहीं होता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप बोलोगे यहां पे बारिश हो रही है तो गलत हो गया, नहीं, वैसे ऐसी सिचुएशन बनी है, नेचर में उस तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं, सिचुएशन बनी है, वो गलत कैसे हो सकता है? तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो नहीं सकता। यानी आपका भाग्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। उस सिचुएशन को या तो आप यूज कर पाएंगे या तो यूज नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही फर्क है। राहु गलत होता ही नहीं है, शनि गलत होता ही नहीं है। राहु का मतलब होता है आपका दिमाग स्थिर नहीं रह पा रहा। राहु का इंपैक्ट, क्वालिटी क्या है? डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। तो क्या आप माइंड को रोक सकते हैं? कितने लोगों ने कोशिश की होगी? सबने कोशिश की होगी, सबने कोशिश की होगी, सक्सेसफुल कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि कोशिश ही गलत जगह पे है। जीवन को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? जहां जीवन है उसको समझने या फिर उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन कहां है? यहां है। मगर आप किताब पढ़ के जीवन जानने की कोशिश करते हैं, किताब में जीवन है ही नहीं। अगर आप किताब पढ़ के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो और भागेगा वो। अच्छा, एक काम करो, मुंह खोलो, सांस रोक लो और सोचने की कोशिश करो। मुश्किल होता है ना? मुश्किल हो जाता है ना? राहु कंट्रोल कर लिया? अच्छा, एक बात बताइए, तेज गाड़ी चलाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे क्या? तो राहु का टोटका उपाय हो गया। टोटके बताता हूं, लाखों टोटके बता सकता हूं आपको। अरे टोटके भी काम करते हैं, मगर इतना नहीं कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, आपकी शक्ति नहीं बढ़ाएगा कोई भी टोटका। कोई भी टोटका आपकी शक्ति नहीं बढ़ाएगा। तो मेरा कहना यह है, सेल्फ एम्पावरमेंट ये सबसे जरूरी है। उसके बाद बाकी जो मर्जी करो। जहां भी बहुत डिस्टर्बेंस है उसको आप शांत कर दीजिए तो राहु का टोटका हो गया।
मछली को छोटी जगह में आप डाल दीजिए तो ज़्यादा भागेगी, तो डिस्टर्बेंस हो गया पानी में। अब उसे उठा के बड़े तालाब में या नदी में डाल दो, डिस्टर्बेंस खत्म। टोटका है राहु का। लेकिन जो टोटका दे रहा है उसको भी नहीं मालूम कि वो क्यों दे रहा है। पर आप समझ सकते हैं, अगर मैंने आपको बताया राहु दोष का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, माइंड कंट्रोल नहीं आ रहा, खलबली है दिमाग में, तो खलबली को शांत कर दो तो वो उसका टोटका हो गया ना। जहां आप स्थिर कर पा रहे हैं अपने आप को, आपने सांस रोक दी, राहुल कंट्रोल में आ गया। आपने कुछ तेज गाड़ी चलाई, राहु कंट्रोल में आ गया। आप एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करो, राहु कंट्रोल में आ जाएगा। आप एक क्लासिकल डांस प्रैक्टिस करो, राहु कंट्रोल में आ जाएगा। आप अपने को स्थिर करने की कोशिश करें, 12 मिनट के लिए बिना हिले बैठने की कोशिश करें, राहु कंट्रोल में आ जाएगा। खलबली गलत नहीं है, क्योंकि जहां भी खलबली होती है, एक्टिविटी होती है, वहीं तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी नहीं है तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अपने 9 ग्रहों में, या फिर आप जितने भी जानते हैं, उसमें सबसे स्लो कौन है? शनि। तो शनि का प्रभाव, क्वालिटी क्या है? आपको धीरे कर देना। धीरे में कुछ भी काम नहीं होता। स्टॉक मार्केट में बहुत खलबली हो रही हो, आप पैसा बना सकते हैं और गवा भी सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मगर धीरे हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे राहु का उपाय बताया, आप मुझे बताएं शनि का क्या उपाय? बताओ। कुछ करते रहना, अपना बल बढ़ाना। शनि क्या है? वो सामने की हवा है जो आपको धीरे कर रही है, तो आपका बल बढ़ाओ, जोर लगाना। शनि का सबसे कमाल का उपाय, पावरफुल उपाय कुंभक है। कुंभक करना। पर शनि में आपको एक्टिविटी रेगुलर, आप अपना लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं जहां आप एक्टिवेट करें। एक सिंपल उपाय, सांसों में। शनि का उपाय क्या? तेज करना, तेज करना, हाँ या ना? सांस, तेज सांस करना बीच बीच में। विपरीत करनी कहते हैं इसको। कई लोग कर रहे होंगे यहां पे। विपरीत करनी ये हम सिखाते हैं। शनि का उपाय है विपरीत करनी। पर कौन दे रहा है उपाय? कोई भी नहीं दे रहा, क्योंकि वो शनि को डिफाइन ही नहीं कर रहे इस टर्म्स में। पहला तो डेफिनेशन होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल। उसके बाद ही हम कोई मेथड डेवलप कर पाएंगे। नहीं जी, शनि के मंदिर में जाके तेल अर्पण कराओ। कितना काम होगा उससे? आपकी एक्टिविटी कितनी बढ़ेगी ये बताइए ना। कोई मना नहीं कर रहा वहां जाने से, जाइए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश ने बहुत तरीके से इस पे काम किया। वहां जाने के बाद भी उस एनर्जी को एक्सेस करने के लिए आपका विवेक तो खुलना ही चाहिए। फिर कहानी घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। तो शनि के और भी उपाय हो सकते हैं। शनि के और भी उपाय हो सकते हैं। ट्रैवल करना अलग अलग जगह पे, कॉन्टिन्यूस, मतलब अपने रूटीन में ट्रैवल लेके आओ, नए स्थानों पे जाना।
लेकिन कंट्रोल में। वात, शनि को वात भी कहते हैं। आयुर्वेद में वात है ना, वात दोष। पेन क्यों आता है? वात दोष की वजह से, यानी कि वात रुक गया। इसको मैं बार बार डिफाइन करता हूं हर जगह पे, अपने हेल्थ के जितने प्रोग्राम्स हैं वहां पे डिफाइन करता हूं कि पेन का मतलब होता है किसी का फ्लो रुक जाना। शनि दोष है वो। इसलिए शनि के प्रभाव में शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं। तो वात का रुक जाना, तो उसको चालू करना पड़ेगा ना, तभी तो दर्द जाएगा। उस फ्लो को चालू करना पड़ेगा। ये मेथड बना, ये तरीका बन गया ना, और प्रैक्टिकल तरीका बनाना। ये टोटका नहीं है, ये टोटका नहीं है। कोई भी चीज एकदम से एक्सपैंड या एम्पलीफाई कैसे होती है, बड़ी कैसे हो जाएगा, उसको गति कैसे दे सकते हैं? किसी भी चीज को एम्पलीफाई अग्नि करती है, आग। तो अग्नि में जब भी हम किसी चीज को डालते हैं उसकी क्वालिटी भी एम्पलीफाई होती है। घी की क्वालिटी होगी ना, क्या क्वालिटी है घी? एग्जैक्टली, लुब्रिकेशन एक क्वालिटी है। और क्या क्वालिटी है? सबसे बड़ी क्वालिटी का लुब्रिकेशन करता क्या है? लुब्रिकेशन करता क्या है बेसिकली? लुब्रिकेशन आपके फ्लो को इजी बना देता है ना, तो रिस्क कम कर देता है लुब्रिकेशन, है ना। इनर्शिया को खत्म कर देता है ना। तभी गाड़ियों में आप लुब्रिकेंट डालते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं या कोई ना कोई लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इनर्शिया, घिसावट को कम कर देता है। तो जहां पे रुकावट होगी वहां घिसावट ज्यादा होगी। तो शनि एक डैमेजिंग वाला पार्ट प्ले करता है। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, मगर रिस्क कम कर देना। अब उसको घी को अग्नि में डालेंगे तो रिस्क कम कर देने की क्वालिटी को वो फैला देगा। उस एरिया में रिस्क कम हो ऐसी क्वालिटी निर्मित करेगा। अग्नि हर चीज को फैलाता है, एक्सपैंड करता है, मगर मटेरियल की बात नहीं कर रहा, उसके पीछे एनर्जी और उसकी क्वालिटी। तो जो अग्निहोत्र या इस तरीके का नियम किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? एक क्वालिटी बिल्डअप करने के लिए एक जगह पे। क्या ये समझ आ रहा है आसानी से? लॉजिकल लग रहा है? एक्चुअली इसको एक्सपेरिमेंट करके या आप देख भी सकते हो। इनफैक्ट इस पे किया भी गया है, और वो कहते हैं कि इस पे साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ, और वो कहते हैं कि फायर चेम्बर तरीके की चीज़ें भी डेवलप हुई हैं, जहाँ पे कि एक तरीके की एनर्जी को एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। फायर चेम्बर्स, ये गूगल करके आप पढ़ो। मगर ये कोई भी समझ सकता। आपको समझने के लिए कोई साइंटिस्ट बनना, कोई ऋषि बनना ऐसा जरूरी नहीं। वो आयाम आपके अंदर भी खुला हुआ है। हटाना है अपने आइडियाज को, बस थोड़ा खाली करना पड़ेगा। प्रकृति ना खाली स्थान में निर्मित हुई है, ये हमेशा याद रखिए।
यूनिवर्स की पैदाइश जो हुई है ना, वो बिल्कुल एम्प्टी जगह पे, एम्प्टी स्पेस में हुई है। तो एम्प्टी स्पेस क्रिएटिव होता है, भरा हुआ स्पेस क्रिएटिव नहीं होता। 100 साल में पिछले, आपको मालूम है, कुछ भी इनोवेशन नहीं हुआ। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसी को फर्दर रिफाइन करते गए, क्योंकि मूलभूत साइंस, फंडामेंटल साइंस पे ही काम नहीं हुआ। और ये हमेशा होता है कि एक समय के बाद में आपके आइडियाज बिल्डअप होने लग जाते हैं और भंडार बन जाता है दिमाग में। आइडिया में कुछ भी क्रिएट नहीं होता, खाली जगह पे क्रिएट होता है। बट वो खाली जगह मृत्यु जैसी भी लगती है, इसलिए हम करना ही नहीं चाहते। अपने को खाली करने की जगह भरे ही जा रहे हैं। हर सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब के 50 वीडियो देख रहे हैं। हर चीज को जानने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर मैं कुछ सोचूं और ज़्यादा सोचूं तो कुछ भी नया क्रिएट नहीं होता। इफ आई सिट एम्प्टी, आई कैन सी एवरीथिंग। उस एम्प्टीनेस में, वो एम्प्टीनेस बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है, इसीलिए वो एम्प्टीनेस ही विवेक, वो एम्प्टीनेस ही विवेक है। और इस एम्प्टीनेस के अराउंड ही व्यवस्था बिल्डअप होती है। इफ देर इज समथिंग परमानेंट इन योर लाइफ, उसके इर्द गिर्द एक व्यवस्था बिल्डअप होती है। प्लीज अंडरस्टैंड इट, देयर हैज टू बी समथिंग परपिचुअल। परपिचुअल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा चल रहा हो, कभी भी खत्म नहीं होता। देयर हैज टू बी समथिंग परपिचुअल, समथिंग परमानेंट। इसको सही भाषा में बोला जाए तो इसको हम सनातन बोलते हैं। इस भारतीय व्यवस्था में सनातन के इर्द गिर्द ही व्यवस्था डेवलप होती है। वो विवेक ही सनातन का हिस्सा है, परपिचुअल है, एम्प्टीनेस है। एम्प्टीनेस कभी भी खत्म नहीं हो सकता। खत्म तो फुलनेस ही होगा, मटेरियल ही खत्म होगा, टाइम ही खत्म होगा, अकाल खत्म होगा। तो बोलो सत्य श्री अकाल, वही सनातन है। टाइम खत्म हो जाएगा, मगर टाइमलेसनेस, अकाल कैसे खत्म होगा? परपिचुअल आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। उस विवेक का पैदा होना जिससे कि एक स्तंभ हो सनातन का, सस्टेनेबल जिसे कहते हैं। कोई भी चीज सस्टेनेबल तब होगी जब कोई भी चीज, कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप होगा एक सस्टेनेबल पिलर के अराउंड में। ये सनातन व्यवस्था है। साउथ इंडिया में जाएंगे, एक टेंपल होगा, उसके इर्द गिर्द एक गांव होगा। वो टेंपल क्या है? वो एक सनातन व्यवस्था है। हर एक इंसान पैदा होगा उस एरिया में, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर जहां ऊर्जा वहां पे स्थापित की है उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। आप कुछ भी बोलें, अग्नि की मृत्यु आपके रहते रहते तो नहीं होगी, जल तत्व की मृत्यु आपके रहते रहते तो नहीं होने वाली। तो अग्नि तत्व एक परमानेंट है। आपके समय अंतराल में, जितना आप समय को जानते हैं, उसमें तो अग्नि परमानेंट है, उसमें तो सूर्य परमानेंट है। तो अपनी लाइफ में एक टाई किसी परपेचुअल एनर्जी के साथ में सबको करना चाहिए।
उसके इर्द गिर्द आप देखेंगे वैभव आप कितना भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो वैभव बिल्ड करने के बाद भी वही पैसा आपको ही नुकसान नहीं करेगा। पैसा नुकसान भी कर रहा है, रिचनेस नुकसान भी कर, एक टाइम के बाद इंसान को अब पर्पस ही नहीं पता चलता लाइफ का, डिप्रेशन में जा रहा है। सब कुछ तो है, अब करें क्या? वो परेशानी ही इस बात की है कि सब कुछ है, जिसके पास नहीं है वो लगा हुआ है। तो दो धारी तलवार है, नहीं है तो भी परेशान, है तो भी परेशान हो जाएंगे। यही तो देख रहे हैं हम आजकल, नहीं है तो परेशान, है तो परेशान। अमेरिका में वेल्थ क्रिएटर्स के बच्चे ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप पैसा कमाते कमाते कुछ भी मज़े नहीं कर पाए, हमें तो कमाना ही नहीं, हमें तो केवल मज़े करना है। ऐसा कुछ होता नहीं है मगर ऐसी ऑब्जर्वेशन के साथ में ऐसी सोच आती है क्योंकि विवेक नहीं खुला।